और एनएसएस की सारी प्रोग्राम ऑफिसर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार आप सबके साथ साझा कर सकूं। और सुभाष चंद्र बोस की ये जयंती मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सारी विचारधाराएं एक साथ चली। कुछ मुख्य विचारधाराएं थी जो मेन स्ट्रीम रही, कुछ विचारधाराओं को जानबूझकर कहिए या दुर्भाग्य से कहिए मुख्य राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से हाशिए पर धकेल दिया गया। तो ऐसे ही एक व्यक्तित्व थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें कह सकते हैं कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, अपने आप में एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे सुभाष चंद्र बोस। युवाओं के लिए यदि कहा जाए तो उनका संदेश या उनके व्यक्तित्व से जो प्रेरणा मिलती है वो सबसे पहली चीज है उनकी पर्सनालिटी की इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। जो अभी मैं जब आपको उनके जीवन के बारे में और घटनाएं बताऊंगी तब आप नोटिस करेंगे कि किस प्रकार से जो उनके विचार थे, किसी भी तरीके की बाधाएं आई, बहुत सारे प्रलोभन आए, बहुत सारे अवसर उनके हाथ से छूटे, लेकिन अपनी पर्सनालिटी की इंटेग्रिटी को कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ा। दूसरा जो आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं वो है उनकी इनडोमिटेबल स्पिरिट, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति। क्योंकि उनका साथ ना तो किसी भारतीय राष्ट्रवादी ने दिया, ना ही किसी राष्ट्रीय संगठन ने दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बहुत सारे सहयोगियों ने अंतिम मौके पर उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अपनी जो विचार शक्ति थी और अपनी जो इच्छा शक्ति, जो वो सोचते थे, उसके लिए उन्होंने हर तरीके के, हर स्तर के प्रयास किए। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति यूरोप से पनडुब्बी में सवार होकर के चलता है, हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है, पूरा यूरोप, अफ्रीका, एशिया के समुद्रों को पार करते हुए सुमात्रा के द्वीप तक पहुंचता है। तो ये उनकी अदम्य इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि जो वो सोचते थे उसको कार्य रूप देना चाहते थे। तीसरा उनकी एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी। बहुत सारे राष्ट्रवादी हुए, उन्होंने बहुत सारी विचारधाराएं दी, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जगह जगह भाषण दिए। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि विचारों को कार्य रूप दिया जाना चाहिए। हम सभाओं में बैठ करके मीटिंग्स करते हैं, रेजोल्यूशंस पास करते हैं और वहां तक हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि जो सोच है उसको कार्य रूप दिया जाना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कितनी भी बाधाएं आए उनको पार करना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक ये तीन जो की पॉइंट्स हैं उनकी पूरी जीवन यात्रा के, उन सभी युवाओं को ध्यान में रखने चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम आते हैं उनके व्यक्तित्व और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को याद करने का दिन है आज। जैसा कि मैम ने भी बताया कि कटक में जो आज उड़ीसा में है उनका जन्म हुआ था और एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में, जो कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार था। एक बहुत अच्छे लॉयर थे उनके पिता, और वहाँ जन्म लेने के बाद उन्होंने कलकत्ता में शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। और जब वो कलकत्ता आए तो दो व्यक्तित्वों से वो बहुत प्रभावित हुए उनके लेखनों से। उनमें एक थे विवेकानंद और दूसरे श्री अरविंदो। ये दोनों ही विचारक थे। विवेकानंद तो सन्यासी थे, लेकिन विचारक होने के साथ साथ सबसे बड़ी भावना उनके भीतर जो थी वो थी राष्ट्र प्रेम की भावना। और इन दोनों से क्या सुभाष चंद्र बोस ने लिया वो ये था कि दोनों ने ही इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्म और अपनी जगह है, व्यक्ति अपने साल्वेशन के लिए, अपने मोक्ष के लिए कार्य तो करता ही है, लेकिन उसकी जो पहली जिम्मेदारी होती है वो समाज के लिए होती है। तो ये सबक विवेकानंद ने लिया, सुभाष चंद्र बोस ने लिया विवेकानंद और अरविंदो से, जिनको कि वो हमेशा कहते रहे कि मेरे आदर्श ये दोनों व्यक्तित्व हैं। ये बहुत कम उम्र में इन विचारों से प्रभावित होने के बाद जब वो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो पहली घटना उनके साथ हुई कि एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ई ओटिन, और वो प्रोफेसर, प्रेसिडेंसी कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज था। प्रोफेसर ओटिन भारतीय छात्रों को बहुत बेइज्जत करते थे, अपमानित करते थे और आपको हैरानी होगी कि उनकी पिटाई भी करते थे।
अब इस बात से भारतीय छात्रों में असंतोष था, लेकिन ये चलता आ रहा था। जब सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे तो उन्होंने छात्रों का एक आंदोलन खड़ा किया और पुस्तकों में जब लिखा जाता है तो बड़े सभ्य भाषा में लिखा जाता है कि ही वाज पेड इन द सेम कॉइन। मतलब आप समझे कि वो छात्रों की पिटाई करते थे, छात्रों ने उनकी पिटाई कर दी। भारतीय छात्रों ने मिस्टर ओटिन की पिटाई की। अब इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद चूंकि उनके पिता काफी प्रभावशाली थे, तो उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिला, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी, पिता की इच्छा थी, सुभाष चंद्र बोस की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो उनमें राष्ट्रवाद की भावना से वो प्रेरित थे, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। बट एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह वो इंग्लैंड चले तो गए। वहां पर पिता की इच्छा अनुसार उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी दिया और उसमें उनको 4th पोजीशन प्राप्त हुई। चौथा स्थान प्राप्त करने के बाद बहुत प्रतिष्ठित नौकरी मिली उन्हें वहां पर, लेकिन 1921 में उन्होंने सिविल सर्विसेज छोड़ दी। शायद ही 1-2 भारतीय एक साल में सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हो पाता था। वो पद प्राप्त करने के बाद भी बोस ने वो छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये तो मैं साम्राज्यवादियों की सेवा कर रहा हूँ, भारतीयों की सेवा, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की सेवा नहीं कर रहा हूँ। तो वो वहां से वापस लौट करके हिंदुस्तान चले आए। और आपको हैरानी होगी कि हिंदुस्तान आने के बाद जो पहला उन्होंने ये तो निर्णय कर दिया था कि राष्ट्र सेवा को समर्पित होना है। पहला काम उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्होंने गांधी जी से भेंट की और गांधी जी से प्रश्न किए कि आप सत्याग्रह की बात करते हैं, आप अहिंसा की बात करते हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशंस मांगे कि इससे राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से गति मिल सकती है और राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने में क्या योगदान हो सकता है इन विचारधाराओं का, और क्यों युवाओं को इनका पालन करना चाहिए। गांधी के एक्सप्लेनेशन से, उनकी बातों से बोस संतुष्ट नहीं हुए और ये आरंभ था भारतीय इतिहास की एक एपिक वैचारिक संघर्ष का। एक ऐसा वैचारिक संघर्ष जिसने बहुत सारे नाटकीय मोड़ लिए, और यही शायद पहली ही मुलाकात में बोस ने गांधी को, हम लोग कहते हैं ना, he gave him a piece of his mind, कि उन्होंने दिखा दिया कि वो किस सोच के और किस प्रकार के कार्य प्रणाली को अपनाने वाले व्यक्ति हैं। तो भविष्य में गांधी के साथ हमेशा उनका विवाद चलता रहा, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि विवाद के बाद भी कभी भी बोस ने गांधी का अनादर नहीं किया। बहुत सारी गांधी की वजहों से कांग्रेस में उनके सामने बड़ी समस्याएं आई, लेकिन तब भी आज आप देखते हैं कि एक राजनेता को कोई पद नहीं मिलता, वो पार्टी छोड़ता है और अलग नई पार्टी बना लेता है, लेकिन बोस ने ऐसा नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के भीतर रहते हुए अपनी विचारधारा के लोगों को एकत्र करके उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक गुट बनाया, कोई नया दल नहीं बनाया। उसके बाद वो लौट करके कलकत्ता आए और कलकत्ता में रहते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की उन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे बंगाल में, और उसके बाद काफी तेजी से उन्होंने प्रगति की। कैलकाटा कॉर्पोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए वो 1923 में। अब उनके जो कार्य करने का तरीका था उससे अंग्रेज इतना भयभीत हो गए कि अभी हम देख रहे हैं कि वो राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत अंग्रेजों को मिल रहे थे, जैसे कि समरसेट मॉम नाम के एक अंग्रेज इतिहास लेखक हैं, उन्होंने बोस पर पूरा एक नॉवेल लिखा है और उसको उन्होंने कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस कॉन्स्पिरेटर। वो भारत का सबसे खतरनाक षड्यंत्रकारी है। तो अंग्रेज इतना डर गए कि 1924 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रखा गया, बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। वहां 3 साल रहने के बाद 1927 में उन्हें रिहा किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बोस, आपको सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा आपकी पाठ्य पुस्तकों में, लेकिन बोस भारतीय राष्ट्रवादियों में ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्हें सबसे ज्यादा जेल जाना पड़ा, सबसे ज्यादा बार। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा उनसे महसूस होता था, और
कहीं भी कोई घटना होती थी बोस को पकड़ के तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। सो 1927 में वो रिहा होकर के आए, उसके बाद वो कांग्रेस में सक्रिय हुए। जो दूसरा बड़ा माइलस्टोन था 1929, उन्होंने जो अपनी विचारधारा का परिचय दिया कांग्रेस के भीतर। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू द्वारा पारित एक संविधान को अपनाया और इस संविधान में कहा गया था कि भारतीय राष्ट्रवादियों की मांग है कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है आंतरिक आजादी। बोस ने इस पर बहुत ऑब्जेक्शन किया। बोस ने कहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद हम आज भी मांग कर रहे हैं कि हमें आंतरिक आजादी दी जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। उस समय तो उनकी ये बात नहीं मानी गई, लेकिन जो अगला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ लाहौर में, उसमें कांग्रेस को घोषणा, बोस को चूंकि युवा थे और बोस को कांग्रेस के भीतर बहुत समर्थन प्राप्त था। भले उन्हें गांधी जी का समर्थन नहीं प्राप्त था, नेहरू परिवार का समर्थन नहीं था, लेकिन कांग्रेस के युवा वर्ग का पूरा समर्थन बोस को प्राप्त था। तो वो सफल हुए एक दबाव बनाने में और अल्टीमेटली लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929-30 में हुआ, उसमें कांग्रेस को पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना पड़ा। तो हम मान सकते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस की पहली सफलता थी। कांग्रेस के भीतर इतना अलोकप्रिय होने के बाद भी उनको सफलता मिली अपनी बात को कांग्रेस के नेताओं से मनवाने की। इन बिटवीन एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार किया गया 1930 में, 33 तक जेल में रखा गया। वहां पर वो बहुत बीमार हुए तो उन्हें भेजा, जेल से रिहा किया गया और इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई। लेकिन आप जानते हैं जब आप किसी बहुत बड़े कार्य में जुटे हुए होते हैं तो जैसे कि कृष्ण जी का भी वो है कि छल बल सब कुछ आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका माध्यम महत्वपूर्ण नहीं होता, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। तो शायद उन्होंने अपनी बीमारी फेक की थी जेल से छूटने के लिए, और उसके बाद जब इलाज के बहाने वो यूरोप गए तब वो सबसे बड़ा एक भारतीय राजनीति में एक नया आयाम जुड़ा। वो था इंटरनेशनलिज्म ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति, भारतीय संघर्ष का अंतरराष्ट्रीयकरण करना। अब उन्होंने क्या किया कि 3 साल वो यूरोप में रहे, वियना में रहे, और वहां से रहते हुए जर्मनी और ऑस्ट्रिया में तो वो थे कि जर्मनी, फ्रांस और सभी छोटे छोटे देशों की यात्रा की, वहां की राजनीति को समझा और भारत के संघर्ष के विषय में, अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन के विषय में वहां पर जनमत तैयार करने का प्रयास किया। तो वो समय 3 साल का समय भी उन्होंने अपने राजनीतिक एक उसको कहा जाता है कि ही वाज ऑन सेमी डिप्लोमेटिक मिशन, एक तरीके से अर्ध कूटनीतिक मिशन पर वो थे और भारतीयों की समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये भारतीय राजनीति में। उसके बाद वो लौट करके भारत आए और यूरोप में चूंकि अंग्रेज हर तरफ जासूस लगा करके रखते थे, विशेष रूप से बोस जैसे खतरनाक व्यक्तियों के लिए, तो उनकी यूरोप में गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। बोस जब लौट करके आए, अगेन उनको गिरफ्तार कर लिया गया 1940 में। गिरफ्तार करके उन्हें कलकत्ता में पहले जेल में रखा गया। जेल में सुभाष चंद्र बोस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब अंग्रेजों के सामने बड़ा डायलेमा की स्टेट थी, बड़ी अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बड़ा खतरा भी थे, लेकिन अंग्रेज उन्हें मरने भी नहीं देना चाहते थे, उन्हें जिंदा रखना चाहते थे, क्योंकि शायद जिंदा रह के वो कम खतरा थे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाती। तो जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे तो अंग्रेजों को मजबूर होकर के जेल से उन्हें रिहा करना पड़ा और उसके बाद उन्हें उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सोचिए कि जो इतना इस तरह का राष्ट्रवादी था, जो बराबर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में एक नई बातें कर रहे थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, जिन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बुराइयों को पूरे यूरोप में, दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। अब उनको हाउस अरेस्ट किया गया होगा तो कितनी कड़ी निगरानी रखी गई होगी। बावजूद उसके 1941 में बोस अपने घर से
फरार हो गए, लापता हो गए हाउस अरेस्ट के दौरान। उनका एकमात्र उद्देश्य जो इस समय 1936 के बाद जो था वो ये था कि विश्व स्तर पर भारतीयों के संघर्ष के लिए सहयोग प्राप्त करना। पहले वो जनमत एकत्र कर रहे थे और अब उनका उद्देश्य था सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि उनका कहना था कि कौटिल्य ने भी कहा है कि जब आपका राजा अत्याचारी हो तो आप दूसरे लोगों से सहयोग प्राप्त करके उस राजा को हटाएं। तो कौटिल्य का वो उपदेश देते थे। और यहाँ पर अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और आप ये देखेंगे कि हमारे राष्ट्रवादियों को कितना संघर्ष करना पड़ा। बोस अपने घर से हाउस अरेस्ट से फरार हुए, वहां से उन्होंने वेश बदला और वहां से लेकर के जर्मनी में बर्लिन तक की यात्रा 7000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने पूरी की। अब ये यात्रा किस तरीके से की, कभी वो हवाई जहाज से चले, कभी ट्रेन से चले, कभी खच्चर पर सवारी की और बहुत सारी यात्रा पैदल भी की। So 7066 किलोमीटर की यात्रा करके वो जर्मनी पहुंचे। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो किस तरीके से यात्रा कर रहे थे। जब वो फरार हुए तो वो एक उत्तर भारतीय मुसलमान के वेश में थे और उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि वो एक LIC के बीमा के अधिकारी हैं, LIC ऑफिशियल के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसी तरीके के कागज पत्र लेकर के उनको पब्लिक का सपोर्ट भी था। कैलकाटा से चलते हुए वो दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर पहुंचे। अब उन्होंने अपना वेश बदला और चूंकि पेशावर पठानों का एरिया है तो वहां पर उन्होंने एक पठान का वेश बना लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बंगाली व्यक्ति यदि पश्तो बोलने की कोशिश करेगा तो कभी भी एक्सेंट नहीं आ पाएगा और वो पकड़े जाते वहां पर। तो बोस ने क्या किया कि गूंगे पठान का वेश बनाया कि वो बोल नहीं सकते। वो कदकाठी में तो बहुत लंबे अच्छे सुडौल थे, गोरे थे, तो पठान बनना उनके लिए आसान था, लेकिन बोलना आसान नहीं था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि वो गूंगे हैं। सो लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया। वहां से यात्रा पेशावर से होते हुए काबुल पहुंचे, काबुल से होते हुए यूरोप पहुंचे और वहां से होते हुए जर्मनी बर्लिन पहुंचे। 1943 में एक बार फिर से, और इस बीच आपको याद है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। बोस को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का। तो ये उन्होंने अगेन पॉलिटिक्स में नया आयाम जोड़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से देशों को आजाद कराना। और भले ही भारत में इसको बहुत ज्यादा उनको इसका श्रेय ना दिया गया, लेकिन बहुत सारे देशों ने उनके इस मोडस ऑपरेंडाई को, इस कार्य प्रणाली को अपनाया कि अन्य शक्तियों से सहयोग प्राप्त करके उपनिवेशवाद से छुटकारा पाया जाए। सो बोस अब इतनी लंबी यात्रा करके यूरोप पहुंचे। यूरोप में उन्होंने, अब ये बहुत ही विवादास्पद भी है उनकी ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज 3 साल तक वो यूरोप में रहे। उन्होंने पहले जर्मनी में हिटलर, उन्होंने ये प्लान किया कि अंग्रेजों के दुश्मन जो हैं, जो एंटी इंपीरियलिस्ट वॉर लड़ रहे हैं, वो एक्सिस पावर है, धुरी शक्तियां या केंद्रीय शक्तियां हैं। और वो जो धुरी शक्तियां थी वो हिटलर था जर्मनी में, मुसोलिनी था इटली में, और जो हितैषी थे जापान में। अब ये जो शक्तियां थी, दुनिया इनके खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, क्योंकि ये तीनों के तीनों तानाशाह थे, डिक्टेटर्स थे। अब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि चूंकि शुरू में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि यदि इन शक्तियों का सहयोग मिल गया तो भारत से भी अंग्रेजों को हटाया जा सकता है। तो एक तरीके का ये इस बात को लेकर साथ हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे। फिर भी बोस ने कोशिश की हिटलर के साथ मिलने की, मुसोलिनी के साथ मिलने की, और अल्टीमेटली वो वहां से होते हुए जापान पहुंचे और हिदेकी तोजो ने उनका सहयोग देने का वचन दिया। अब बोस का गतिविधियों का केंद्र था साउथ ईस्ट एशिया। मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ कि आप कंपेयर करिए अन्य राष्ट्रवादियों के साथ जो देश के भीतर थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपनी सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ रहे थे। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताऊं कि शिमला में राष्ट्रपति निवास है, जो कि पहले गवर्नर जनरल का समर कैपिटल होता था। भारत के विभाजन के लिए जब वहां पर मीटिंग चल रही थी भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए, तो सारे भारतीय नेता वहां पर पहुंचे थे।
आप कभी आप वहाँ जाएंगे तो वो कमरा जिसके अंदर पार्टीशन पर साइन हुआ था, पिक्चर्स लगी हुई हैं नेताओं की, और वहाँ पर फोटो लगी है कि गांधी पैदल आ रहे हैं, पटेल पैदल आ रहे हैं, बाकी सारे राष्ट्रनेता पैदल आ रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू घोड़े पर सवार होकर आए थे। तो मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि उन्होंने कितना त्याग किया था और कितना खतरा मोल लिया था अपने ऊपर। अपने परिवार को भी उन्होंने छोड़ दिया था। जर्मनी में ऑस्ट्रिया में उनकी वाइफ थी, उनकी कुछ महीने की बच्ची थी, उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्र प्रेम उनके ऊपर ज्यादा प्रभावी था। सो यूरोप में उन्होंने प्रयास किया, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, तो वो साउथ ईस्ट एशिया चले आए। वो एक बहुत रियलिस्ट थे। वो ये ऐसा नहीं था कि वो जिद करते थे कि उन्हें ये करना है ये नहीं करना। तो ये मैं आपको बाहर का संघर्ष बता रही हूँ, एंड आई टेक अ मिनट टू टेल यू अबाउट अंदर देश में भी उन्हें कैसे संघर्ष करना पड़ा। अब वो जापान चले आए। जापान में रहते उन्होंने आजाद हिंद फौज की एक सोच, अब उनकी सोच में पैराडाइम शिफ्ट हुआ। पहले वो सोच रहे थे जर्मनी या इटली उनकी सहायता कर देंगे तो वो भारत को आजाद करवा पाएंगे। जब उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली तो उन्हें समय नहीं लगा ये निर्णय लेने का कि वो साउथ ईस्ट एशिया शिफ्ट हो जाए। यहाँ आकर के उन्होंने जितने भी युद्ध बंदी थे भारतीय, उन सबको इकट्ठा करके दक्षिण पूर्व एशिया में उन सबको इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज रासबिहारी बोस ने बनाई, और उन्होंने उसका नेतृत्व सौंप दिया सुभाष चंद्र बोस को। अब इस सेना के साथ बोस का उद्देश्य क्या था कि जापान के सहयोग से वो भारत पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयास करेंगे। जापान ने सहयोग भी दिया, लेकिन अगेन ये कंट्रोवर्शियल है कि जापान का जो तोजो था वो भी तो एक डिक्टेटर था, तानाशाह था, उसका सहयोग उन्होंने कैसे लिया? गांधी ने इसकी बहुत आलोचना भी की। बोस ने अपने गुप्त रेडियो संदेश में अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो कि अपने देश की आजादी के साथ समझौता करूंगा। मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जापान हमारा सहयोग करेगा, जापान ये आक्रमण नहीं करेगा। भारतीय सेनाएं अग्रपंक्ति में होंगी, आजाद हिंद फौज भारत पर आक्रमण करेगी, सिर्फ हथियार सप्लाई करना, राशन सप्लाई करना और लॉजिस्टिक्स का काम जापानी सैनिक करेंगे। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कभी भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर के भारत जापान के अधीन आ जाए। तो उन्होंने कहा कि आई हैव टेकन एवरी प्रिकॉशन दैट दिस सिचुएशन नेवर अराइजेस। तो वो इतने समझदार थे, वो ऐसे कोई उनका जुनून नहीं था कि किसी के साथ भी सहयोग करके भारत से अंग्रेजों को हटाना है। उन्होंने उसके पूरे प्रॉस एंड कॉन्स को समझा, देखा कि क्या परिणाम हो सकते हैं, और जापान के साथ जो समझौता किया गया वो इसी प्रकार का समझौता किया गया। उसके बाद वो जापान से वो सिंगापुर आ गए, और सिंगापुर में 24 अक्टूबर 1943 को उन्होंने भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार की घोषणा की। आपको लगेगा कि भारत के बाहर सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसका भारत के युवाओं पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। एक आशा उठी कि जो सरकार वहां पर है वो भारत के लिए कार्य करेगी और अल्टीमेटली भारत में भी एक स्वतंत्र भारतीयों की सरकार की स्थापना करना संभव है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि इतने वर्षों की गुलामी से कम मानसिक रूप से भारतीय बहुत कमजोर हो गए थे, हताश हो गए थे। तो उनके सामने इस तरीके का आशावादी उदाहरण प्रस्तुत करना ये अपने आप में एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर उन्होंने सरकार की घोषणा की, और उसके बाद बहुत सारे देशों ने उस सरकार को तुरंत मान्यता भी दे दी। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी। तो आप देख रहे हैं कि देश के भीतर इस समय राजनीति चल रही है। गांधी जी ने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, नेवल म्यूटिनी हुई, बहुत सारी घटनाएं हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुभाष चंद्र बोस इस तरीके से भारतीयों के लिए आजादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो कम से कम जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो अब क्या हुआ कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करना, उसका भारत पर आक्रमण करना एक बड़ा ही कह सकते हैं कि बड़ा ही टैक्टिकल मूव था। उसका परिणाम क्या हुआ कि जब आजाद हिंद के सैनिकों को पकड़ा गया, उन पर लाल किले में मुकदमे चलाए गए,
तो भारतीय सेनाओं में बहुत असंतोष हुआ। आप जानते हैं कि ये जो फ्रेटर्निटी की फीलिंग होती है, एक छात्रा के साथ कुछ खराब किया जाए तो बाकी सब में असंतोष होता है। सो सेम फीलिंग क्या हुई कि भारतीय सेनाओं में पहली बार असंतोष देखा गया, और उसकी वजह क्या थी? आजाद हिंद के सेना के फौजियों को गिरफ्तार करना और उनके ऊपर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया। आपको पता है कि क्लीमेंट एटली, जो उस समय जिस समय भारत को आजादी मिली, वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। 1956 में जब वो कलकत्ता आए तो उनसे पूछा गया कि भारत छोड़ने का निर्णय आपने क्यों लिया, क्या गांधी का प्रभाव था? तो उन्होंने कंधे चटका के बोला, मिनिमल, बहुत ही कम। देन ही वाज आस्क्ड, फिर क्या था जिसने आपको ये निर्णय लेने के लिए मजबूर किया कि अब भारत छोड़ने का समय आ गया है? तब उन्होंने कहा कि एक्टिविटीज ऑफ बोस व्हिच वर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन इंडियन आर्मीज। बोस की गतिविधियां जिनका प्रभाव भारतीय सेनाओं पर पड़ रहा था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि हम भारत छोड़ कर के जाएं। तो आप सोच सकते हैं कि ये गतिविधियां जो विदेशों में भी चल रही थी, और कितनी गहरी राजनीतिक सोच के साथ वो जो कुछ भी कर रहे थे, वो क्योंकि उनकी छवि भारतीय राजनीति में ऐसी बनाई गई है कि ही वाज एन पॉलिटिकल एडवेंचरर, एक राजनीतिक रोमांच से प्रेरित होकर वो ये सब कुछ कर रहे थे, बट नॉट। वो हर चीज की अच्छाई बुराई और राष्ट्रहित को देखते हुए, सर्वोपरि रखते हुए ये सारी गतिविधियां कर रहे थे। सो आपने देखा कि कितना प्रभाव उनकी गतिविधियों का भारत पर पड़ रहा था। जापान की सेनाओं के सहयोग से उन्होंने इम्फाल पर आक्रमण किया और बहुत सारे अंग्रेज सैनिक उसमें मारे गए थे। आपको पता है कि वहां पर अंग्रेज सैनिकों की कब्रें हैं, और हर साल बहुत सारे उन सैनिकों के परिवार आते हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब इन सारी घटनाओं का गुप्त रेडियो से प्रसारण हो रहा था, सब भारतीयों तक पहुंच रही थी, और भारतीयों में एक उम्मीद जग रही थी कि हमें बहुत जल्दी आजादी मिलने वाली है। क्योंकि आप ये ध्यान दें कि कांग्रेस की तरफ से कोई हिंसात्मक गतिविधि अभी तक नहीं की गई थी। बिकॉज आपको कितनी बार भी किसी चीज के लिए डांटा जाए, मना किया जाए, तब तक असर नहीं होता जब तक दो थप्पड़ नहीं पड़ते, राइट? वो ज्यादा असर करता है। तो जब तक आप एक्शन नहीं करते हैं कुछ, तब तक आपकी बातों का बहुत असर नहीं होता है। और देश में क्या हो रहा था कि बार बार अहिंसात्मक आंदोलन चलाए जा रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन चलाए जा रहे थे, शिकायती पत्र लिखे जा रहे थे, पिटीशन की पॉलिटिक्स की जा रही थी। बोस ने ऐसे नहीं किया, बोस ने एक्शन किए, और इन एक्शन का प्रभाव भारतीय जनता पर बहुत अधिक पड़ा। युवा वर्ग उनसे बहुत प्रभावित था, भारतीय राजनेता बहुत प्रभावित थे, और इन सब वजहों से बोस वाज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे देश के भीतर, और अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। अब दक्षिण पूर्व एशिया में गतिविधियां करने के बाद, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंतिम चरण था, उसमें चेंज आया था पॉलिटिक्स में, और जो एक्सिस पावर्स एंड अलाइड पावर्स थी, उनके बीच में चेंजेस आए। तो अब बोस को लगा कि जापान की स्थिति बहुत खराब होने लगी, तो बोस को लगा कि जापान से सहयोग नहीं मिल सकता, तो वो एक अंतिम दांव लगाना चाहते थे सोवियत रूस से सहयोग प्राप्त करने का। वो वहां पहुंचे, लेकिन वहां भी उनको कोई बहुत उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले। तो वो सोवियत यूनियन से वापस आ रहे थे जब दक्षिण पूर्व एशिया जाने के लिए, वो एक जहाज में सवार हुए, और कहा जाता है कि ताइहोकू हवाई अड्डे पर 1945 में वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ही इज द मोस्ट एनिग्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इतना अद्भुत और इतना रहस्यमय व्यक्तित्व है, आज तक सुभाष चंद्र बोस में किसी को कुछ नहीं पता है। आपको पता है, आजादी के बाद कई बार ये घोषणाएं होती थी कि आज मंच सजाया जाता था, आज यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आने वाले हैं, फिर वो नहीं आते थे, फिर कहीं और आने वाले हैं। तो इतनी सारी कहानियां जुड़ी हैं, लेकिन आज तक सच नहीं पता चला। उसके पीछे वजह ये भी है कि आज़ादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने उनकी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं गुप्त रखी, उसके बाद आने वाली सरकारों ने भी सूचनाएं गुप्त रखी। आपको पता है, जब ये जो गुप्त सूचनाएं होती हैं, उनका ये नियम होता है, ये लीगल प्रोसेस होती है कि 50 साल बाद जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पब्लिक कर दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, फाइल्स थी, वो आज़ादी के बाद भी सीक्रेट बनी रही। 1914 में सुभाष चंद्र बोस का परिवार मिला वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। 1915 में उन्होंने ये देखा कि जिस जिस विभाग के रिकॉर्ड्स में सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइल्स हैं, उन सबको डीक्लासिफाई किया जाए, उन सबको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। 1915 से प्रक्रिया शुरू हुई है, 2015 से, और अब तक 100 से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स उनसे संबंधित प्रकाश में आ चुकी हैं और बहुत सारी ऐसी सूचनाएं उन फाइल्स में मिली हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि बोस के बारे में जो प्रचारित किया गया है वो वास्तविकता नहीं थी, बल्कि हकीकत कुछ और थी जिसे सरकार ने, अंग्रेजों ने छुपाया और बाद में उसे भारतीय सरकार ने भी छुपाया। तो आपने सुभाष चंद्र बोस के एक बहुत व्यापक विजन, दृष्टिकोण के बारे में समझा और किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने प्रयास किए। एक थोड़ी सी छोटी सी बात कहना, क्योंकि युवा वर्ग में विशेष रूप से बहुत ज्यादा भ्रांति रहती है, बोस वर्सेस गांधी। ये एक अनएंडिंग डिबेट है कि बोस ने गांधी को अंडरकट करने की कोशिश की, उनको छोटा दिखाने की कोशिश की, या गांधी ने बोस के साथ किया। तो उसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगी कि पहली मुलाकात हुई बोस और गांधी की, एंड गांधी बोस को संतुष्ट नहीं कर पाए अपनी विचारधारा से। उसके बाद लगातार कांग्रेस के भीतर ये चलता रहा, जबकि कांग्रेस में बोस का योगदान, मैंने आपको बताया कि पहली बार उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण योगदान था वो था, उन्होंने कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए हमें एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनानी चाहिए, और उसको बनाया बोस ने। बाद में आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई आर्थिक विकास के लिए। अब इतने बोस कांग्रेस के भीतर लोकप्रिय थे कि ये जो लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई कांग्रेस और बोस के बीच में, वो 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया सुभाष चंद्र बोस को। क्योंकि उस समय कांग्रेस के भीतर क्या परंपरा थी कि जो कहे गांधी, जो करे गांधी, गांधी जो कहेंगे वो बात मानी जाती थी। कहा यह जाता था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, बट वो इलेक्शन नहीं होता था, वो एक्चुअली नॉमिनेशन होता था। गांधी जिसको नॉमिनेट कर देते थे वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया जाता था। 1938 में बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि गांधी को भी ये पता था कि किसी और का नाम देने पर कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने खुशी खुशी 38 में बोस को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रख दिया। उस वर्ष में बोस ने जो भी काम किए, अगले वर्ष चुनाव का समय आया 1939 में, बोस ने कहा कि मेरे काम अधूरे हैं, मैं एक जंप और चाहता हूँ अध्यक्ष के रूप में। अब गांधी ने इसका विरोध किया, क्योंकि एक वर्ष तक उनको अध्यक्ष के रूप में बर्दाश्त करना काफी कठिन रहा था। अब दूसरे साल के उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार। तो जैसे कि कांग्रेस में परंपरा रही थी कि गांधी जिसको कहते थे वो अध्यक्ष चुना जाता था। अब यहाँ पर बोस ने अपना विरोध व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। व्हेन यू कॉल इट अ इलेक्शन, तो इलेक्शन में चुनाव होता है, लोगों को अपने मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। इलेक्शन में नॉमिनेशन नहीं होता है कि आपने किसी का नाम दिया तो वो व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। गांधी बहुत नाराज हुए और अल्टीमेटली जब चुनाव हुआ तो बोस जीत गए और उन्होंने 200 वोट से पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। अब इसके बाद गांधी जी की क्या वो थी प्रतिक्रिया थी, वो गांधी ने कहा कि दिस इज नॉट अ डिफीट ऑफ पट्टाभी सीतारामैया, दिस इज डिफीट ऑफ गांधी। उन्होंने कहा कि ये गांधी की हार है। और उस समय भी बोस ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैंने कांग्रेस के सभी सदस्यों का विश्वास जीत लिया, लेकिन देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास जीतने में मैं असफल रहा। So see how dignified he had been। और जब ये घटना हुई तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोस को एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आपकी गरिमा और आपकी सहन शक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। तो आपके लिए, युवाओं के लिए सीखने की बात है कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ें, लेकिन उसमें उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, उसमें अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए,
आत्मविश्वास नहीं जीत पाए। सो ये काम करने का तरीका है, ये कार्यशैली कि आप बहुत बड़े बड़े काम करें, आप बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें, लेकिन आपके अंदर गरिमा बनी रहनी चाहिए, सहनशक्ति बनी रहनी चाहिए और अनुशासन का ध्यान आपको सदैव रखना है। हालांकि इसके बाद वो बहुत बीमार हो गए और उन्हें अध्यक्ष और गांधी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस के पीछे भीतर बहुत ज़्यादा क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो गई, सो वो उसको रिजाइन करना पड़ा और यहाँ से रिजाइन करने के बाद ही उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी करना शुरू किया। सो ये उसका योगदान था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत को आज़ाद कराने में। और आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को हाशिए पर खड़ा किया गया, जिसके विचारों को लेकर के इतना संदेह व्यक्त किया गया, जिसकी गतिविधियों को अस्वीकार किया गया, जिसकी कार्यप्रणाली की आलोचना की गई, वही व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहा है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार था जिसके कारण हमें भारत को छोड़ना पड़ा। सो इस दो शब्दों में ये छिपा हुआ है कि हम उनके योगदान को भारत की आज़ादी के लिए किस तरीके से देखें।